हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं और इस पूरे सीरीज़ का ही पर्पस ये है कि आप ये समझ सकें कि प्रीवियसली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं इनका कितना इंपॉर्टेंस है आपके प्रिपरेशन में। जब तक आप PYQs से अच्छी तरह फेमिलियर नहीं होंगे, आपको हमेशा ही प्री के क्वेश्चंस थोड़े एलियन जैसे लगेंगे एंड यू विल फाइंड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमेशा आपको लगेगा कि रैंडमली कुछ भी पूछा जा रहा है। और 2023 के बाद से खास करके एक परसेप्शन बहुत तेज़ी से हो गया कि प्रीवियसली जो आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनका बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस नहीं रहा। लेकिन हम जब एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आज भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट ईयर 2024 के क्वेश्चंस, तो हमने पहले ही 2024 की पॉलिटी के सारे आस्क्ड क्वेश्चन का डिस्कशन हमने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ आप देखेंगे कि आउट ऑफ 16 क्वेश्चन 14 ऐसे सवाल थे जो कहीं ना कहीं PYQs के हेल्प से एलिमिनेट आप कर सकते थे, कुछ ऑप्शंस और क्लोजर आ सकते थे राइट आंसर के। उसी सीरीज़ में आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट 14 ईयर्स में यानी 2011 से लेकर 24 तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड हाउ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि PYQ आपको इसमें हेल्प करने वाले हैं। और ये जो आप PDF देख रहे हैं, दिस इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आवर ई बुक। और हमने क्या अप्रोच रखा है, जस्ट हम एक शॉर्ट डिस्कशन देख लेते हैं उसके बारे में, देन वी विल प्रोसीड कि हम सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है हमने। और आप जब हम सॉल्यूशन वाला पार्ट कवर करेंगे तो आप देखेंगे भी। उसके बाद हमने सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया है। ऑप्शंस के एनालिसिस में ही आप पाएंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको ट्वीक करके, कुछ वर्ड्स चेंज करके, उनके पूछने का फॉर्मेट चेंज करके दे कीप ऑन आस्किंग, कुछ लिमिटेड थीम्स हैं उन्हीं के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ ये बेसिक बातें जैसे मैपिंग है, सारा सेट ए का मैपिंग है ये, और ये 1256 डिनोट कि ये 2012 का क्वेश्चन नंबर 56 है। उसी तरह ये साल 2014 का क्वेश्चन नंबर 62 है। सो दैट अगर आप ओरिजिनल पेपर से भी अगर चाहें तो यू कैन हैव ए मैपिंग। और हम बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रीवियसली पूछे गए हैं, सो दैट हम उसका एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करके उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ईयर 2012 और क्वेश्चन नंबर 56 था सेट ए में। दिस इज सेइंग कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट। यानी प्रेसिडेंट किन चीज़ों को पार्लियामेंट में पेश करता है। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। तो पहला कह रहा है रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, दूसरा कह रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, देन कैग की रिपोर्ट, और चौथा नेशनल कमीशन ऑफ SC शेड्यूल कास्ट। इनमें से किन रिपोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट में। जब भी इस तरह के या किसी भी तरह के क्वेश्चन से फॉर दैट मैटर आप देखते हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ऑप्शंस का एनालिसिस करें। जैसे यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वी नो कि रिकमेंडेशन जो होती है फाइनेंस कमीशन की, डेस्क ऑफ पार्लियामेंट में ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके साथ साथ आपको होलिस्टिकली जान लेना चाहिए और कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जिनके रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट डेस्क ऑफ पार्लियामेंट पे प्रोड्यूस करती हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनका रिपोर्ट प्रेसिडेंट पेश करती हैं डेस्क ऑफ द पार्लियामेंट में। वहीं पर कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के डेस्क पे नहीं लाया जाता है। सो यू नीड टू हैव ए कंपैरेटिव एनालिसिस। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा जो स्टेटमेंट है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। वाई? क्योंकि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट है दिस इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये कैसे सबमिट होती है? तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेटेड कमेटी कि इस रिपोर्ट को वो प्रोड्यूस करे इन द डेस्क ऑफ पार्लियामेंट। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो ये फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, उसमें जस्ट रिपोर्ट्स पे फोकस की गई हैं कि किस तरह के रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस की जाती है पार्लियामेंट के डेस्क पे। दैट मीन्स जो रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे एज वी डिस्कस्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, तो उनमें किन की रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं, किसकी नहीं की जाती। आपको एक कंपैरेटिव आइडिया होना चाहिए। कंपैरेटिव आप स्टडी करते हैं तो आपको चीज़ें रिटेन भी ठीक से होती हैं और फिर आपको वो हेल्प भी करता है रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। नेक्स्ट देखते हैं 2013 के 70 नंबर क्वेश्चन में। इस बार दो टॉपिक्स का एक तरह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। पहला कह रहा है मेंबरशिप के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, ये उस हाउस के मेंबर नहीं होते। और दूसरा कह रहा है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो फेयरली सिंपल वन है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही उस हाउस के मेंबर होते हैं। सो दिस मेक्स स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। जो मेन आपका टेक अवे है वो स्टेटमेंट 2 में है कि आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में जो पूछा गया है कि कौन वोटिंग राइट्स
रखता है, नॉमिनेटेड मेंबर वोट कर सकते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दैट मीन्स आप प्रेसिडेंट को होलिस्टिकली कवर करिए, जैसे इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, यूनियन टेरिटरीज़ का वेदर कोई है कि नहीं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को राइट है कि नहीं, फर्दर क्या हर स्टेट के वोट की इक्वल वेटेज है। इस तरह के आपको एक होलिस्टिक डिटेल्स होनी चाहिए, सो दैट आपको उस डायमेंशन से या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, उसके इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड जब दूसरे सवाल पूछे जाएं तो आपके इस एनालिसिस से ही एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपको फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन पार्ट है या नॉमिनेटेड मेंबर्स उनको वोट कर सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स कि जब प्रेसिडेंट का आप इलेक्टोरल कॉलेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके दूसरे डायमेंशन पे मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। का वेटेज है, कौन उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कौन उस हाउस के मेंबर हैं नहीं हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ आपको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दिमाग में तैयार रखनी होगी। आप देखिएगा कि फिर से इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे अपकमिंग ईयर्स में, जैसे कि साल 2018 का 32 नंबर क्वेश्चन ये देखिए। यहाँ कह रहा है वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। किसके कॉन्टेक्स्ट में? हमने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं ये। फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन वैल्यू ऑफ दैट ऑफ वोट ऑफ राज्यसभा। इसका क्या आंसर है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो तो बात की बात है। आप 2018 का इस क्वेश्चन से पहले एज वी डिस्कस्ड 2013 का ये 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या हमने डिस्कस नहीं किया तभी कि जब आप इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पढ़ें तो आपको उसके ब्रॉडर सारे डिटेल्स जो बेसिक हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि एक बार तो आपसे पूछ रहा है ना कि इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन पार्ट है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सेम टू सेम आपको फिर इलेक्टोरल कॉलेज के ही बारे में पूछे तो, लेकिन नया एक डायमेंशन ऐड करेगा ना कि स्टेट्स में वेदर जितने एमएलएज हैं तो क्या सबके वोट का वेटेज सेम है। सेम चीज़ पूछा गया ये 32 नंबर क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि एमपी वोट का जो वेटेज है अलग अलग हाउसेस में वो अलग है। अब दो अलग अलग डिफरेंट में इलेक्टोरल कॉलेज, वेटेज, ये बातें हो गई। तो नेक्स्ट डायमेंशन क्या पूछ लिया है 2023 के 36 में। अगर कह रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो हु विल लुक आफ्टर इट। जैसे 2023 के 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, क्या होगा, बिफोर डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। तो इसमें हमें पता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होती चीज़ें, कि प्रेसिडेंट जब थे उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, नाउ ही हैज़ बिन रिमूव्ड, तो अब उसके एक्शंस को रिवर्ट करें। क्या क्या रिवर्ट करेंगे? हो सकता है किसी को सपोज करिए वो मर्सी पिटीशन में ही उन्होंने एग्जीक्यूट करने के बारे में कह दिया हो, तो दैट कांट बी रिवर्स्ड। और ये तो चलिए एक्सट्रीम केस हो गया। एन नंबर ऑफ बिल्स एंड एक्ट्स हो सकता है उन्होंने पास कर दिया हो, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जाके उसको, चूँकि ही हैज़ बिन प्रैक्टिकल भी नहीं है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न भी नहीं है कि वो उनको जाके फिर रिवर्ट किया जा सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है कि पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड, है ना, इलेक्शन के बारे में, कि अगर कोई स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। लॉजिकली भी अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो स्टेट ऑफ इंडिया का अगर देखें तो आप कंटिन्यूस प्रोसेस है इलेक्शन। दिल्ली ख़त्म हुआ तो झारखंड, झारखंड हुआ तो महाराष्ट्र। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं स्टेट में आपको सालों भर इलेक्शन चलते रहते हैं, तो इस हिसाब से तो कभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा होगा ही नहीं कि स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। फिर तीसरे स्टेटमेंट में आ जाता है आपसे बिल्स के रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंट को अगर पेश करते हैं कोई बिल तो वेदर एक टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड है कि उसके अंदर ही प्रेसिडेंट को अपना दे देना है एसेंट। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट और बिल से रिलेटेड एक लिंकेज मिला, तो आप अगेन एक कंपैरेटिव स्टडी करें। किस तरह से? फॉर एग्जांपल कि किस में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, किस तरह के बिल में, किस में ये ज़रूरी नहीं है। क्या कोई टाइम लिमिट है? अगर कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता या दोबारा वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं तो फिर उसी मेजोरिटी से या उससे ज़्यादा मेजोरिटी से उसे एसेंट के लिए देना है। इस तरह का आपको एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ पासिंग अ बिल, और उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। दैट मीन्स कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको हिंट करते हैं कि व्हाट फर्दर कैन बी आस्क्ड। इस तरह से एक फ्लो बना के एक प्रेसिडेंट का, जैसे फर्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज, देन उसके इलेक्शन के बारे में, देन उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, देन उनके एक्शन के बारे में, तो यू विल सी ए सीक्वेंस कि किस तरह से वो फॉलो हो रहा है। फिर देखिए 2023 का 80 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर करिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में।
पहला स्टेटमेंट है मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड टू आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू द इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये स्टेटमेंट देखिए पहला 2023 का 80 नंबर क्वेश्चन का, और ये स्टेटमेंट देखिए आप इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में कह रहा है यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट। तो जब आप ये एनालिसिस कर लेंगे ना कि दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को नो वोटिंग राइट्स होते हैं, तो 2013 के एनालिसिस से यू कम टू नो कि कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते अगर मेंबर नॉमिनेटेड हैं, तो करेक्ट हो गया ना स्टेटमेंट डायरेक्टली। यहाँ पे भी नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात की गई है। सो एक ही स्टेटमेंट देखिए आपको घुमा के पूछ दिया, यानी आपका एक काम ये तो क्लियर हो गया कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द स्टेट। तो उससे पहले 2018 के 32 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि वैल्यू ऑफ ईच एमएलए किस तरह से वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। दिस मीन्स यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया था कि वैल्यू करता है ईच स्टेट टू स्टेट, लेकिन जब आप एनालाइज करें तो यू नीड टू नो कि किस तरह से वेटेज दी जाती है हर स्टेट के एमएलए को, यानी कि वो इसलिए वेरी करता है क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन को एक एमएलए रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जिस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में जो वोट का होगा एक एमएलए का जो वेटेज वो ज़्यादा होगा व्हेन वी कंपेयर इट टू स्पार्स पॉपुलेशन जिस स्टेट की आबादी कम है, फॉर एग्जांपल झारखंड की। इन दैट वे आपको एक कंपेरेटिव आइडिया होना चाहिए कि अगर वेरी तो कर रहा है ये, लेकिन सिर्फ वेरी ये जान लेना और टिक कर देना कि दिस इज़ करेक्ट, आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पीवाईक्यू में जो नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाए वो आपको हेल्पफुल नहीं हो सकता। चीज़ ये कि जब आप एनालाइज करें क्वेश्चंस को तो ऑप्शंस को केयरफुली देखें कि क्या पूछा गया है और उससे किस तरह के उसमें थोड़ी माइनिंग करें, है ना, कि किस तरह के और डायमेंशंस निकाल के यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पुट कर सकती है। हम बार बार देख रहे हैं एग्जांपल से कि जो एक स्टेटमेंट है एज इन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यहाँ कह रहा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स द हायर वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि ज़्यादा सीट होगी तो ज़्यादा वैल्यू होगा ऐसा नहीं है, वो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो ज़्यादा वैल्यू होगी। सो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली हिंट दे रहा है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी माइनिंग करके पढ़ेंगे कि दिस इज़ करेक्ट, तो उसी के एनालिसिस से आप ये समझ सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। एंड देन फिर ये दो ऑप्शंस फॉलो कर रहे हैं। तीसरा है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो हालांकि ये थोड़ा सा वाइल्ड साइड था यूपीएससी का कि उस तरह से एग्ज़ाम के रियल टाइम में रिकॉल करना कि पॉपुलेशन क्या हो सकती है या क्या पॉपुलेशन है और फिर उसके बेसिस पे उनके वेटेज को डेराइव करना, दैट वाज क्वाइट अ सिली थिंग टू बी आस्क्ड, है ना। एंड फिर आपका ये चौथा नंबर है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज़ हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर। तो दिस इज़ एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट आइडियली ये दो स्टेटमेंट को तो हम नहीं क्लेम कर सकते कि आपको पता होना चाहिए, बट दिस टू आपको एटलीस्ट 50-50 पे आराम से ला के पीवाईक्यूज़ पहुँचा सकता है इफ़ यू एनालाइज देम एज वी आर ट्राइंग टू पुट इट बिफोर यू। उससे पहले साल 2015 में ये 44 नंबर क्वेश्चन, ये तो हमने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से ही बोला है कि ये क्या करेगा, आपको वर्ड प्ले करेगा, रिप्लेस कर देगा प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर की जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, समथिंग इस तरह से, है ना। कहीं कहीं आपको प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर दे देगा एंड इट विल आस्क की वेदर की कौन सा ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, सो वी नो दैट it is not prime minister rather it is president, so this makes statement 1 as incorrect one। और दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, एक्चुअली ये भी इनकरेक्ट है। दिस इज़ हाउ पीवाईक्यू हेल्प्स। हमारा जो पॉइंट है वी आर ट्राइंग टू से कि आप जब भी क्वेश्चंस को एनालाइज करिए तो उसे डिटेल्ड में करिए और ऑप्शंस में थोड़ी माइनिंग कीजिए कि कौन से और डायमेंशन हो सकते हैं जो आपको पहले या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अब कैसे पूछे जा सकते हैं एक एग्जैक्टली कोई गेस नहीं कर सकता कि क्या पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा कि एक बार आपसे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पूछ रहा है, एक बार आपको वेटेज के बारे में पूछ रहा है, एक बार उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो पूछ रहा है। दैट मीन्स कि आपको प्रेसिडेंट के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को समझ लेना है। इलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ फिर जब है कि वो उसके इलेक्शन को नल वॉइड करार दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो वेदर एक्शंस को रिवर्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से एक ब्रॉडली आपको आइडिया होना चाहिए। और कुछ तो हम डायरेक्टली देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में जैसे पहले कह रहा है कि वेदर इलेक्टेड मेंबर्स एलिजिबल हैं कि नहीं और नॉमिनेटेड मेंबर्स एलिजिबल हैं कि नहीं साल 2013 में, और फिर आपसे 2023 में पूछ रहा है
सेम स्टेट कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी एलिजिबल हैं। तो इस तरह से आप PYQs को जितना अच्छे से माइनिंग कर सकें, इसमें रेदर देन टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाने से बेहतर है कि आप इनको PYQs की माइनिंग करें, और टेस्ट से ज़्यादा या रैंडम रिसोर्सेज को रेफ़र करते रहने से ज़्यादा कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप PYQs पे ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाएं, सो दैट आप 2-3 फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और दूसरा ये UPSC का जो लैंग्वेज है उससे बहुत हद तक यू विल बी फेमिलियर विथ। और जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो UPSC के पेपर में बिल्कुल डिफरेंट होता है वो, और जो भी इंस्टीट्यूट जितना भी क्लेम कर ले ऑथेंटिसिटी का और या फिर इन लाइन विथ UPSC का, बट द फैक्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो आप इस तरह से PYQs का एनालिसिस करें। अब इनका जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फर्स्ट हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन कि आपसे पूछना क्या चाह रही है। कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि क्रक्स ही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाह रही है। देन वी हैव एनालाइज्ड एवरी ऑप्शन। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होता है प्राइम मिनिस्टर में, तो हमने इसको एनालाइज किया है कि ये इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि वाइल प्राइम मिनिस्टर प्लेज ए सेंट्रल रोल इन एग्जीक्यूटिव, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट में वेस्टेड होता है, और ये आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है। ठीक है, उसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। वाई, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि द कैबिनेट सेक्रेटरी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रेदर देन प्राइम मिनिस्टर। देन वी कम टू कंक्लूजन कि नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन वी हैव एडेड कि टिप्स एंड ट्रिक्स भी, जब आप प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें या जब आप तैयार करें नोट्स को, कि फोकस किन चीज़ों पे आपको करना है। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर से, और कैबिनेट सेक्रेटरी को भी प्राइम मिनिस्टर से। इट इज़ ऑफन दैट की पोजीशंस है ना, वर्ड्स आर चेंज टू क्रिएट कन्फ्यूजन। तो हमने ये माइन्यूट डिटेल्स डाला है सो दैट आप जो सिली मिस्टेक्स कहते हैं ना, यू कैन अवॉइड देम। हर क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, फिर उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया है, फिर वी कम टू कंक्लूजन कि ये करेक्ट है तो क्यों है, या दिस इज़ इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। और फिर आपको कोई भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस का यानी PYQs का एनालिसिस इतना इन डेप्थ नहीं मिलेगा, और जो तरीका आइडियली होना चाहिए, आपको n नंबर ऑफ़ वीडियोज़ ये मिलेंगे कि आप PYQs एनालाइज करें, बट हार्डली समवन टॉक्स करना किस तरह से है। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए हमने काफ़ी टाइम एंड एनर्जी लगा के ये ई-बुक प्रिपेयर किया है, और आप इसे अवेल कर सकते हैं। आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएं, प्ले स्टोर पे दिस आइकन के साथ एक ऐप मिलेगा, वहाँ पर आप UPSC सेक्शन में जाएं, एंड देन UPSC सेक्शन में आपको PYQs की ई-बुक की एक सेगमेंट मिलेगी, वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं। और किसी तरह के डाउट्स या हमसे कुछ बातें करनी हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी @select civils पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं। या आप कमेंट सेक्शन पे भी अपने कुछ राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और पढ़ते रहिए। बाकी हम दूसरे सब्जेक्ट के थीम के एनालिसिस के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।